हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस वन, जो कि सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए सब्जेक्ट रहने वाला है। आज इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जबकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस वीडियो का एंड तक देख लेना भाई, आपको एग्जाम का आइडिया लग जाएगा किस पैटर्न पर आता है, आपको ये समझ आ जाएगा और आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे तो एग्जाम में आएंगे। ठीक है, आगे चले। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स तो कहाँ मिल जाएंगे? टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है एकलव्य स्नातक वन, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आता है। तो पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन ये आ सकता है आपके एग्जाम में कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आर्द्र भूमि होती क्या है ना, क्यों इसको पर्टिकुलर डेट पर मनाते हैं, ऐसा क्या हुआ था, इसका पूरा बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो 2 फरवरी को जो है ना, हर साल विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है भाई, 2 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971, क्या 2 फरवरी 1971 को क्या हुआ था, ईरान का एक शहर है रामसर, क्या रामसर शहर है, वहां पर एक अंतरराष्ट्रीय संधि हुई थी। किसको लेकर हुई थी? इस आर्द्र भूमियों को लेकर हुई थी। आर्द्र भूमि के अंदर क्या क्या आता है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। आर्द्र भूमि के अंदर झीलें, दलदल, नदियों के किनारे, ठीक है, मैंग्रोव वन, तालाब, ठीक है, जहां भी आपको थोड़ा सा क्या दिखता है, दलदली एरिया, पानी वाला एरिया दिखता है, वो सब जो है आर्द्र भूमि में आता है। समझ आ गया? तो इनको बचाना है, क्या करना है, इनको बचाना है, इनका संरक्षण करना है। ठीक है, इसलिए जो है ये एक अंतरराष्ट्रीय संधि कही गई थी। इसलिए संधि का नाम क्या है, रामसर कन्वेंशन है, क्योंकि रामसर एक जगह है, ईरान के अंदर शहर है, वहां पर ये हुआ था, इसलिए इसको रामसर कन्वेंशन हम बोलते हैं, रामसर संधि भी हम बोलते हैं। समझ आ गया? अब इसके कुछ उद्देश्य भी हैं। जो ये संधि हुई, इसका कुछ उद्देश्य भी है, जैसे कि दुनिया की जितनी भी आर्द्र भूमियां हैं, जितने भी वेटलैंड्स हैं, उनको बचाना है, उनकी रक्षा करनी है। उसके बाद जैव विविधता की रक्षा करना, क्योंकि पर्टिकुलर जितने भी आपको आर्द्र भूमि दिख जाएंगी, वहां पर जो भी आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है जीवों की, उनको बचाना है। क्योंकि अगर ये मान लो आर्द्र भूमि उखड़ जाएंगी, आर्द्र भूमि खत्म हो जाएगी, तो जो जीव यहाँ पर रहते हैं, जिनका घर है, वो भी तबाह हो जाएगा, है ना। और वहाँ की जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, इकोलॉजिकल बैलेंस जो उन्होंने बना रखा है, वो सब खत्म हो जाएगा। समझ आ गया? अगला, इनके वैज्ञानिक, आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। ठीक है भाई, जो ये आर्द्र भूमि है, इनका वैज्ञानिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, पर्यावरण के तौर पे काफी इंपॉर्टेंस होती है, तो इसके बारे में जागरूकता फैलाना। तो ये क्या है, बेसिकली उद्देश्य है, पर्पस है, एम है, आर्द्र भूमि के ऊपर जो संधि हुई है उसका। समझ आ गया? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में मैंग्रोव वनों का एक उदाहरण डैश है। सबसे पूछा है कि भारत के अंदर जो मैंग्रोव वन है, उसका एक उदाहरण आपको देना है। जो मैं बताऊंगा वो तो है ही, आप और कोई सा भी लिख सकते हो अगर आपको पता है तो। ठीक है, तो इसका आंसर सुंदरवन आप लिख सकते हो। ठीक है, सुंदरवन क्या है, एक मैंग्रोव वन का एक उदाहरण है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंग्रोव वन आपको पता होगा क्या होता है। जितना भी दलदली एरिया है, ठीक है, दलदल वाले, ठीक है, तट के किनारे वाले, है ना, तट के किनारे वाले जितने भी एरिया हैं, वहां पर जो उगने वाले आप कह सकते हो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, पेड़ पौधे हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, एक तरह से मैंग्रोव वन का निर्माण करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, जस्ट बेसिक चीज थी ये, ठीक है, हमने छोटी क्लास में पढ़ रखा है। देखो, जानते हैं इसके बारे में। तो भारत में जो मैंग्रोव वन है ना, वो आपको तटीय क्षेत्रों में देखने को मिल जाएंगे, है ना, जहाँ खारे और मीठे पानी का मिश्रण होता है। जहाँ आपका खारा पानी और जो मीठा पानी का मिश्रण पूरा होगा, वहां पर क्या आपको मैंग्रोव वन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसलिए कई बार हम ये भी कह देते हैं कि जो मैंग्रोव वन होते हैं ना, ये अर्ध खारे, क्या, अर्ध खारे पानी में बनते हैं ये। अर्ध खारे पानी में क्या होता है, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मीठा और खारे पानी का मिश्रण हो रहा है, वहां पर आपको मैंग्रोव वन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और इनमें सबसे जो प्रसिद्ध और सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है वो कौन सा है? जो आंसर मैंने बताया वही है। ठीक है, सबसे फेमस, सबसे बड़ा जो मैंग्रोव वन है वो अपना सुंदरवन ही है। ठीक है, सुंदरवन मैंग्रोव वन। समझ आ गया आपको? अब ये जो सुंदरबन है, पूछोगे है कहाँ पर, तो ये पश्चिम बंगाल के अंदर है। ये कहाँ पर है भाई? पश्चिम बंगाल के अंदर। और यहाँ पर जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा ही बनता है, कौन सा डेल्टा बनता है भाई? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनता है। ठीक है, जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर जब क्या है ये पश्चिम बंगाल की साइड जा रही होती हैं, है ना, तो ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये डेल्टा का निर्माण कर रही होती है, जिसको हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जानते हैं इसको हम। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा डेल्टा भी है और सबसे बड़ा मैंग्रोव वन भी है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये और पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरबन मैंग्रोव वन, ठीक है। और यहाँ पर जो रॉयल बंगाल टाइगर हो गया, खारे पानी के मगरमच्छ हो गए, अनेक मछलियां आपको देखने को मिल जाएंगी, और पक्षियां जो है यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, डाइवर्सिटी है, ये क्या है, विविधता है जो यहाँ पर पाई जाती है मैंग्रोव वनों में। समझ रहे हो? तो इसलिए आर्द्र भूमि भी, जो पीछे मैंने बताया आपको, है ना, जो रामसर संधि हुई है, वो एक तरह से आप कह सकते हो मैंग्रोव वनों को बचाने के लिए भी है, क्योंकि ये भी एक आर्द्र भूमि ही है। समझ आ रहा है? आगे चलते हैं। वे जीव जो प्राकृतिक स्रोतों से अपना भोजन स्वयं उत्पन्न कर सकते हैं वो डैश कहलाते हैं, ठीक है भाई। तो ऐसे जीव जो अपना खाना खुद खा लेते हैं बना के, है ना, वो डिपेंडेंट नहीं है किसी दूसरे पे, तो वो जीव क्या कहलाते हैं? तो वो स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं, ये ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। समझ आ गया? तो स्वपोषी आपको पता है, पहले इसके बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो स्वपोषी बेसिकली आप कह सकते हो इसमें कुछ ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे, ठीक है, इसमें कुछ ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे, कुछ बैक्टीरिया भी आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है, जो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं विदाउट एनी डिपेंडेंस, ठीक है, ऑन ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। ओके। तो ग्रीन प्लांट्स जैसे कि आप समझ सकते हो, फोटोसिंथेसिस ये करते हैं। क्या करते हैं भाई? फोटोसिंथेसिस ये करते हैं। इसके लिए क्या क्या चाहिए होता है इनको? फोटोसिंथेसिस आपको आपने बचपन से पढ़ रखा है, जो ग्रीन प्लांट्स करते हैं, है ना, अपना खाना बनाने के लिए। तो इसके लिए उनको क्या क्या चाहिए होता है भाई? इनको CO2 चाहिए होता है ना, पानी चाहिए होता है, और भाई क्लोरोफिल चाहिए होता है, ठीक है भाई। CO2 हो गया, पानी हो गया, क्लोरोफिल हो गया, ये सब इनको चाहिए होता है, ठीक है। किसके लिए? खाना बनाने के लिए, ठीक है। और लास्ट अपना एक रहेगा सनलाइट, ठीक है, ये इनको चाहिए होता है अपना खाना बनाने के लिए। इसका यूज करके खाना बनाते हैं, और जो वेस्ट निकलता है वो क्या निकलता है? अपना ऑक्सीजन के फॉर्म में निकलता है, जिसको हम ग्रहण करते हैं, ठीक है भाई। CO2 जो एनवायरनमेंट में होता है उसका यूज करते हैं प्लांट खाना बनाने के लिए। और जो वेस्ट निकलता है खाना बनाने के बाद प्लांट्स का, वो O2 होता है, यानी ऑक्सीजन होता है, जो इसको हम ग्रहण करते हैं। इसलिए बोलते हैं पेड़ पौधे ज्यादा लगाओ, तो पेड़ पौधे उतना ही ज्यादा वेस्ट निकालेंगे जिसको हम ग्रहण कर पाते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के फॉर्म में। समझ आ गई? आपको ध्यान रखना है, जो कि स्वपोषी से रिलेटेड है, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है इसमें से। समझ आ गया? तो एक टॉपिक होता है अपने आप में पर्टिकुलर ये। आगे चलें। देखो, अगला क्वेश्चन है डैश और डैश। क्या? डैश और डैश गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है। तो दो उदाहरण बताने हैं जो कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में आते हैं। तो कोई भी दो नाम आप बता सकते हो, है ना, बहुत चार पांच नाम तो ऑलरेडी होते हैं। तो एक सौर ऊर्जा, एक पवन ऊर्जा है, जो कि क्या है, गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। समझ आ गया? अगर थोड़ी बात करना चाहो इनके बारे में, देखो, तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वो होते हैं भाई जो प्राकृतिक रूप से अपने पास अथा उपलब्ध है। अथा मतलब कि बहुत उपलब्ध है, और लगातार उपलब्ध रहेंगे, और खत्म ही नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? खत्म भी नहीं होंगे, और पर्यावरण को प्रदूषित भी नहीं करेंगे। हाँ, एक बार इनको प्लांट कराने में, एक बार इनको यूज करने के लिए जो टेक्नोलॉजी लगती है, उसमें लागत आ सकती है, बट एक बार लग गया तो उसमें बिल्कुल भी खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि पर्यावरण के लिए बिल्कुल अनुकूल है, प्रदूषित नहीं करेंगे, समाप्त नहीं होते हैं, और प्राकृतिक रूप से अपने पास खूब है, ठीक है। अगर लेकिन वही बात आ जाती है, लेकिन हम गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, और भी होते हैं, बताओ आपको, जैसे कि भूतापीय ऊर्जा हो गया, ठीक है, भूतापीय, भूतापीय ऊर्जा भी है, ठीक है। और आपका ज्वार भाटा से भी निकलती है जो, ठीक है, जिसको हम ज्वारीय ऊर्जा भी बोलते हैं। तो कुछ आपके गैर पारंपरिक स्रोत है, कुछ भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है ना। गैर पारंपरिक स्रोत मैंने आपको बता दिए है। अब लेकिन बात आ जाती है भाई पारंपरिक स्रोत की, है ना। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? जो कि भाई प्रदूषित करते हैं, जो कि अगर हम पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का यूज करते हैं, जो कि लोग अभी भी कर रहे हैं, है ना, तो भाई प्रदूषण फैलाता है, उससे प्रदूषण फैलेगा, ठीक है। और वो अपने पास लिमिटेड भी है, ठीक है, लिमिटेड है। उनको खत्म होने में मतलब अपने पास बहुत लिमिटेड है, और वो खत्म जल्दी जल्दी हो रहे हैं, उनको बनने में काफी टाइम लगता है, ठीक है। क्या लगता है भाई? टाइम लगता है बनने में, काफी बनने में उनको काफी टाइम भी लगेगा। तो कहने का मतलब ये बेटर ऑप्शन है आपके पास, अगर आप सोर्स देख रहे हो एनर्जी का, चाहे वो इंडस्ट्री के लिए हो, किसी और चीज के लिए भी हो। समझ आ गया आपको? ये आपको ध्यान रखना है। आगे चले। निम्नलिखित संगठनों या समझौतों का उनके प्रासंगिक पर्यावरणीय मुद्दे या कार्यक्रम से मिलान कीजिए। तो आपसे मैचअप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जो कि आपको जस्ट पता होने चाहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे भी घूम फिर के आ सकते हैं, ठीक है, जैसा आपका पैटर्न एग्जाम में आता है मैं आपको उस हिसाब से करा रहा हूँ। तो आपका मैचिंग के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे कि ये आपके संगठन या समझौते आपको एक साइड दे रखे हैं, ठीक है, राइट साइड पे मेरे, और लेफ्ट साइड पे आपको इनके पर्यावरणीय मुद्दे हैं या कार्यक्रम जो, ठीक है, जो कि पर्टिकुलर संगठन या समझौते में हुए हैं, ये आपको बता रखा है। जैसे कि सीपीसीबी है, ठीक है, क्या है, सीपी, ठीक है, जो कि भाई बेसिकली पोल्यूशन से रिलेटेड काम करता है, ये वाला जो बोर्ड है। उसके बाद यूएनसीसीडी, जिसका मतलब बेसिकली यूनाइटेड नेशन, ठीक है, कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ठीक है, डिजर्टिफिकेशन। उसके बाद रामसर संधि अभी पीछे बताया मैंने आपको, और यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और एमएनआरई, जो कि बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो इसके ऊपर ये काम कर रही होती है, तो आपको बताना है कि इनका रिलेशन किससे है इनमें से, ठीक है। और आपके लिए मैंने ये कर दिया है, आपके लिए मैंने पहले मैचअप कर दिया, जैसे सीपीसीबी है ना, ये सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड है, ठीक है, सीपीसीबी। तो ये प्रदूषण नियंत्रण के लिए बात करता है, आपको ध्यान रखना है। यूएनसीसीडी, तो ये मरुस्थलीकरण की बात करता है, कि इसकी मरुस्थलीकरण की, ठीक है। और रामसर संधि की बात करूँ, उसका रिलेशन भाई आर्द्र भूमि के संरक्षण से है। यूएनडीपी की बात करूँ, सतत विकास के लक्ष्य से है। और एमएनआरई, इसका राष्ट्रीय सौर मिशन से रिलेशन है, ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय सौर मिशन आपका क्या है, एक रिन्यूएबल एनर्जी, गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत में आता है ये सौर मिशन वाला, जो सौर ऊर्जा होती है। समझ रहे हो भाई, आपको ये आपको ध्यान रखना है। तो एमएनआरई, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है, नवीकरणीय ऊर्जा जो होती है, वो उसको फिर से बनाया जा सकता है, तो उसके लिए रिलेशन इससे हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है ये। आगे चले, निम्नलिखित में से किसी दो पर चर्चा कीजिए। आज के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, आपको तीन टॉपिक दे देंगे, आप बोलेंगे उसमें से कोई दो पे लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे तीन क्वेश्चन है, मैं आपको तीनों के तीनों पे बताऊंगा, ठीक है। आपको लिखना केवल दो पे होगा, एग्जाम में आएगा तो पहला जो टॉपिक है उसकी बात हम करते हैं, वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स और उसकी इंपॉर्टेंस। और एयर क्वालिटी इंडेक्स का हाल तो अभी जानते हो आप, दिल्ली के अंदर है ना, तो जानना वैसे भी जरूरी हो जाएगा आपके लिए। देखो, तो वायु गुणवत्ता सूचकांक बेसिकली है क्या, ये एक संख्यात्मक मान है, क्या है, एक ऐसी अपनी नंबर न्यूमरल वैल्यू है, जो किसी क्षेत्र की वायु में प्रदूषण के स्तर को दिखाता है, कि भाई उस पर्टिकुलर क्षेत्र में कितना प्रदूषण है, ठीक है। और ये बताता है कि हवा कितनी स्वच्छ है या प्रदूषित है, और इसका मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई प्रभाव तो पड़ रहा है, पड़ेगा क्या, ठीक है भाई, ध्यान रखना है। अब जब बात आती है AQI की, एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो बेसिकली वो क्या करता है, वो इन प्रदूषकों की जांच करता है कि हवा के अंदर ये प्रदूषक कितने फैले हैं, उस हिसाब से वो AQI बताता है। एक AQI का नंबर बताता है कि अपना AQI कितना चल रहा है, 50 है, 100 है, 800 है, 500 है, ये अपना बताता है, ठीक है भाई, आपको ध्यान रखना है। तो ये सब प्रदूषक है जो कि हवा के अंदर होते हैं, तो हवा प्रदूषित होती है। जैसे कि PM10, ये क्या, एक पोल्यूटेंट है। PM10 क्या है, एक पोल्यूटेंट है, जो कि प्रदूषक है, जो कि हवा में फैलता है, और काफी सूक्ष्म कण होता है ये, ठीक है। इससे भी छोटा एक सूक्ष्म कण होता है, जिसको हम बोलते हैं PM2.5, ये भी एक पोल्यूटेंट है, यानी प्रदूषक है। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अपना कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है अपना, CO, ठीक है। और लास्ट है अपना ओजोन, ठीक है, O3। तो ये क्या है, बेसिकली प्रदूषक है, जो कि हवा को प्रदूषित करते हैं, ये आपको ध्यान रख लेना है। आगे चले, अब AQI की रेंज आप देख लो एक बार, है ना, हमें हमसे AQI पूछा और उसकी इंपॉर्टेंस पूछी, तो पहले AQI अच्छे से जान लो। तो ये AQI की रेंज है ना, और ये कैटेगरी है, और इफेक्ट क्या पड़ेगा इसकी बात हम कर लेते हैं। जैसे कि देखो, अगर आपकी AQI रेंज आपके एरिया में, क्षेत्र में 0 से 50 के बीच में है, AQI की रेंज, ठीक है, नंबरिंग वैल्यू जो आपको AQI में दिखेगा, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो AQI को मेजर करता है, वो आपको रेंज दिखाएगा ऐसी, है ना। तो 0 से 50 तक अगर रेंज है ना भाई AQI की, तो काफी अच्छी कैटेगरी मानी जाती है, कि हवा बिल्कुल स्वच्छ है, ठीक है, और स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन 51 से 100 है, तो सेटिस्फैक्ट्री है, बट बढ़िया है, चलो काम हो जाएगा, ठीक है। हल्का प्रदूषण होता है ना के बराबर, जो आपको फील भी नहीं होगा। 101 से 200 के बीच में चल रहा है, तो मॉडरेट है, क्या है, मॉडरेट आपका माना जाता है AQI। और संवेदनशील लोगों पर प्रभाव पड़ेगा, संवेदनशील मतलब कि जो बुजुर्ग लोग हो गए हैं ना, जो बीमार पड़ रखा है, उन पर प्रभाव पड़ सकता है। उसके बाद अगर आपका 201 से 300 है, तो पुअर माना जाता है, कैटेगरी इसकी पुअर आ जाती है AQI की। और सांस संबंधी जो है, ऑक्सीजन रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती है, अगर वही 301 से 400 हो जाता है, तो काफी वेरी पुअर इसको कैटेगरी में रखा जाता है, और गंभीर स्वास्थ्य का प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है आसपास।
उसके बाद 401 से 500 है। तो भाई सेवियर है, ध्यान रखना भाई, खतरनाक है। ये सामान्य लोगों पर भी गंभीर प्रभाव पड़ेगा, जो नॉर्मल हेल्दी लोग हैं उन पर भी प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है भाई, जब जो लोग अपने घर में एयर प्योरीफायर लगा रहे हैं, ध्यान रखना है, और अपने घर का बिल बढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो भाई, ध्यान रखना है आपको ही। अब इसके महत्व की बात भी कर लेते हैं भाई। AQI जो है, AQI क्यों इंपॉर्टेंस है, हमें क्यों जानना चाहिए AQI के बारे में, क्या ही कर लेंगे AQI के बारे में जान के, है ना। तो अब ये पता चल जाएगा, इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी क्या। स्वास्थ्य सुरक्षा। तो AQI क्या करता है ना, लोगों को बताता है कि हवा में प्रदूषण का स्तर कितना है और कब बाहर निकलना सुरक्षित है ना भाई। जब भी लोग बाहर निकलेंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंस है इसकी, खास तौर पर बच्चे बुजुर्ग हो गए, ठीक है, हृदय रोगी हो गए, तो उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। सरकार को नीति बनाने में मदद करता है, सरकार को AQI के बारे में पता चल जाता है, तो सरकार उस हिसाब से क्या करती है, नीतियां बनाती है। वैसे बना नहीं रही है, आपको पता है। AQI के आधार पर जो है सरकार जो है पर्यावरण नीतियां और नियंत्रण उपाय तय करती है कि भाई किस प्रकार से जो है हमें क्या है, इस पे कंट्रोल करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या, पर्यावरण को लेकर वो नीतियां बनाती है। और जैसे कि निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया भाई AQI को देखकर, वाहनों पर नियंत्रण लगा दिया, उद्योग के उत्सर्जन पर निगरानी लगा दी। तो ये कुछ प्रतिबंध होते जो लगा सकती है गवर्नमेंट AQI के अकॉर्डिंग। तो उसको एक आइडिया मिल जाता है भाई AQI कितना हो रहा है, तो हम ये सब कर सकते हैं। बट ये सब हो रहा है कि आपको लगता है आज के टाइम पे दिल्ली में कुछ नहीं हो रहा है भाई। निर्माण कार्य पर प्रतिबंध, वाहनों पर नियंत्रण, ठीक है, उद्योगों के उत्सर्जन जो ये कर रहे हैं, पोल्यूटेंट जो प्रोडक्शन उसका कर रहे हैं, कोई निगरानी नहीं है फिलहाल, ठीक है, अभी ध्यान आपको रखना है। आगे चले, प्रदूषण नियंत्रण के प्रभाव का आकलन। महत्व महत्व की बात ही कर रहे हैं, जो प्रदूषण नियंत्रण है ना, उसके प्रभाव का आकलन हम कर सकते हैं बार बार AQI देख के। तो किसी क्षेत्र में लिए गए प्रदूषण नियंत्रण उपाय सफल हुआ या नहीं, इसके बारे में पता कर सकते हैं AQI से। क्योंकि AQI अगर पहले जैसा ही रहेगा तो कोई बदलाव नहीं आया है। अगर बदलाव आता है तो हाँ भाई, हमने कुछ जो काम करा है, जो उपाय निपटा लिए थे, उससे फायदा देखने को मिला है। उसके बाद जागरूकता बढ़ाना, तो AQI जो है आम जनता को प्रदूषण के बारे में जागरूक करता है ना, और कैसे उनको सुरक्षित रहना है उस व्यवहार को अपनाने की सलाह भी देता है। शहरों और देशों की तुलना। तो AQI के माध्यम से जो विभिन्न शहर हो गए, राज्य हो गए, देश में प्रदूषण के स्तर की तुलना की जा सकती है, ठीक है, जिससे जो बेहतर नीतियाँ बनती हैं, है ना। आपने देखा होगा कि भाई इंडिया जो है मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है, इसके अंदर आप थर्ड फोर्थ पे ऐसे जब भी आती है ना, आपने देखी होगी लिस्ट। तो उस हिसाब से इसी वजह से क्या होता है, कंपैरिजन कर पाते हैं, समझ रहे हो, ये ध्यान रखना है। आगे चलें, अब अगले टॉपिक की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की, जो इसी में था, सतत कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो सतत कृषि मतलब क्या, ऐसी कृषि जो लगातार रहे बिना किसी परेशानी के। तो सतत कृषि का मतलब है कि इसमें ऐसी कृषि पद्धति अपनानी है जिससे वर्तमान पीढ़ी की जो खाद्य आवश्यकता है ना, मतलब जो खा पी रही है ना, उसको पूरा करते हुए जो भविष्य की पीढ़ियां हैं उनके लिए भूमि, जल, वायु और प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखना है। ये नहीं कि भाई तुम कृषि कर रहे हो, पता चल रहा है कि तुम ऐसी कृषि कर रहे हो कि भूमि पूरी खराब हो चुकी है और आगे जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए वो भूमि किसी काम की नहीं है ना। तो हमें ऐसी पद्धति अपनानी है जो भूमि, जलवायु और प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखे, ठीक है। आगे चले, और ये पर्यावरण अनुकूल, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सामाजिक रूप से न्यायसंगत कृषि प्रणाली है। यानी कि अगर हम सतत कृषि अपनाते हैं तो पर्यावरण अनुकूल भी है, आर्थिक रूप से हम इसको अप्लाई भी कर सकते हैं, और सामाजिक रूप से काफी अच्छी भी है, जस्टिसफुल है, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे चले, आप सतत कृषि की कुछ विशेषताएं होती है, जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण इससे हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि मिट्टी, जल और आपकी जो डाइवर्सिटी है वो सुरक्षित रहती है। रसायनों का सीमित उपयोग इसमें होता है, अगर आप जो है सतत कृषि अपनाते हैं, तो रसायन होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए यूज करे जाते हैं ज़्यादा मात्रा में, वो कम हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि रासायनिक उर्वरक हो गए, कीटनाशकों की जगह जैविक खाद जो गोबर से बनती है, कंपोस्ट कंपोस्ट वाला टॉपिक आगे ले रखा है मैंने, और प्राकृतिक विधियों का उपयोग किया जाता है ना, ध्यान रखते हैं। आगे चले, फसल चक्र और मिश्रित खेती। तो मृदा की उर्वरता बढ़ाए रखने के लिए, कीट रोग कम करने के लिए विविध फसलें उगाना, है ना भाई। तो क्या करना होता है कि हमें मिश्रित खेती करनी चाहिए, अलग अलग फसलें उगानी चाहिए, क्या करनी चाहिए, अलग अलग फसलें जो है एक ही जगह पर उगानी चाहिए, एक तरह की फसल बार बार नहीं बोनी चाहिए, जिससे जो मिट्टी की उर्वरता वो बनी रहती है। और फसल चक्र का भी ध्यान हमें रखना होता है कि मतलब कितने कितने गैप पे हम क्या लगा रहे हैं, फसल लगा रहे हैं। तो ये क्या अपनी सतत कृषि के अंदर आती है सारी खासियत। जल संरक्षण तकनीक यानी पानी को बचाना है। तो ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई, वर्षा जल संचयन द्वारा पानी का कुशल उपयोग करना चाहिए, है ना। अभी ड्रिप सिंचाई जो है, स्प्रिंकलर सिंचाई आपने छोटे क्लास में पढ़ा है, छोटे क्लास यानी कि आपने
8th वगैरह में पढ़ा है, ठीक है, आपने ये ध्यान रखना है। नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग देखो भाई, तो नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग यानी कि सौर ऊर्जा, बायोगैस आदि का उपयोग करके पर्यावरणीय प्रभाव कम करना हमें चाहिए। ठीक है, ये भी सतत कृषि के अंदर ही आप लिख सकते हो। ये कुछ खासियत है जो कि सतत कृषि के अंदर आती है। अब जो है भाई, आगे बात करते हैं अगले टॉपिक की। क्या है कि मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और आर्थिक महत्व। जो आपका मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है ना, मरु पारिस्थितिक तंत्र आप समझते हो ना आप, जहां पर जो है निर्जीव और जैविक जो है, ठीक है, जैविक जो है वो मिलकर क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, एक पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। क्या करते हैं, एक पारिस्थितिक तंत्र तंत्र बना रहे हैं, ध्यान रखना, है ना। तो आप अब ऐसा पारिस्थितिक तंत्र आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। तालाब भी अपने आप में पारिस्थितिक तंत्र है, जो पानी आप देख रहे हो, है ना। रेगिस्तान हो गया जिसकी इसकी हम बात भी करने वाले हैं, ठीक है, मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। और आप जहाँ भी जाओगे, जैसे वन हो गया, जंगल हो गया, सब अपने क्या पारिस्थितिक तंत्र है ये। वहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के जीव देखने को मिलेंगे, जो कि उन्होंने क्या करा, निर्जीव वस्तुओं से, निर्जीव चीजों से क्या करा है, अपना अपना पारिस्थितिक तंत्र बिल्ड करा है। तो देखो भाई, पहले बात करते हैं कि मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र होता क्या, देन इसकी महत्व की बात करेंगे, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और आर्थिक। तो मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र क्या, अत्यंत शुष्क जलवायु वाला, है ना, काफी गर्म जलवायु रहती है, सूखी जलवायु रहती है, अल्प वर्षा यानी बहुत कम वर्षा होती है, दिन रात के तापमानों में अत्यधिक अंतर होता है, यानी कि रात को एकदम तापमान बिल्कुल गिर जाएगा, ठंडा हो जाएगा, और दिन में तापमान बिल्कुल उबाल मारेगा, है ना भाई। तो दिन और रात के तापमान में काफी अंतर रहता है, सीमित वनस्पति होती है, मतलब पेड़ पौधे होते ही नहीं है। तो इन सब विशेषताओं वाला ये पारिस्थितिक तंत्र है। इसके बावजूद ये यहाँ मानव समाज, पर्यावरण हो गया, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होता है। अब इसके महत्व की बात आप कर लेते हैं तो आपको समझ भी आ जाएगा। जैसे कि सांस्कृतिक महत्व, तो जो पारिस्थितिकी अपना तंत्र है मरुस्थल वाला, इसके सांस्कृतिक महत्व कैसे हो सकते हैं। तो मरुस्थल जो क्षेत्र है ना अपना, इसके आप जीवन शैली हो गई, लोक कला हो गई, संगीत, नृत्य, पारंपरिक रीति रिवाज विकसित हो गए हैं। इसके आसपास के जैसा माहौल है वहाँ पर, जैसा पारिस्थितिक तंत्र, उसके हिसाब की जो आसपास यहाँ पर जो है अपना एक कह सकते हैं, ये सब नृत्य हो गया, लोक कला हो गया, जीवन शैली एक बिल्ड हो गई है। और राजस्थान की संस्कृति है बेसिकली इसका उदाहरण भी है। आप राजस्थान की जो संस्कृति देख सकते हो, मरुस्थलीय एरिया है, तो उसी के हिसाब से वो बिल्ड हुई है। उसके बाद पर्यावरणीय महत्व, तो मरुस्थल में विशेष रूप से अनुकूलित पौधे और जीव पाए जाते हैं, मतलब कि ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिनको वो मरुस्थल वाला जो सिनेरियो है ना, जो कंडीशन है वो पसंद है, उसमें वो बिल्ड हो गए हैं, विकसित हो चुकी हैं, ठीक है। तो उनके उनके लिए अनुकूल है, तो उनकी जो इंपॉर्टेंस है, पर्यावरण की इंपॉर्टेंस नहीं तो क्या है ये, जो कठोर परिस्थितियों में भी क्या है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए हुए हैं, यानी कि वहां पर आराम से रह रहे हैं। और ये क्षेत्र जैव विविधता और जलवायु अध्ययन के लिए काफी महत्वपूर्ण भी माना जाता है। आगे चलें, आर्थिक महत्व की बात करें तो मरुस्थल क्षेत्रों में ना जिप्सम हो गया, नमक हो गया, चूना पत्थर जैसे जो काफी इंपॉर्टेंट खनिज है, ये प्रचुर मात्रा में आपको मिल जाती है, ठीक है, नमक, चूना पत्थर, है ना, और जिप्सम। इसके अलावा यहाँ पर ऊंट सफारी हो गया, सांस्कृतिक पर्यटन से आप आय प्राप्त होती है। आपको पता है, लोग घूमने जाते हैं, ऊंट पर बैठते हैं, है ना। तो एक सांस्कृतिक पर्यटन है, वहाँ का कल्चर है ये। तो वहाँ से इनकम भी होती है, तो ये आर्थिक महत्व भी है। और यहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन की अत्यधिक क्षमता है। तो राजस्थान एक ऐसी जगह जहाँ पर सौर ऊर्जा जो है सौर ऊर्जा बनाई जा सकती है। समझ आ गई, आर्थिक महत्व भी हो गया है। आगे चले, अगला आपसे क्वेश्चन पूछा है कुछ इसी प्रकार का जैसे पीछे हमने करा, बट यहाँ पर अंतर है कि निम्नलिखित में अंतर बताइए। इसमें आपको कोई 3 टॉपिक दे देगा, कोई 2 आपको करने होंगे। जैसे कि पहला है पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक, ठीक है, बनाम अजैविक घटक। तो जैविक घटक और अजैविक घटक में डिफरेंस आपको बताना है। उर्वरक बनाम खाद, और स्थलमंडल बनाम जलमंडल, तो इसमें आपको डिफरेंस बताना है। तो पहले हम बात करते हैं जैविक घटक और अजैविक घटक में अंतर की। तो जैविक घटक की जब बात करते हैं तो जीवित तत्व है भाई, जिंदा तत्व है, जान है इनके अंदर, जैसे कि पौधे हो गए, जानवर हो गए, मानव हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, ये सबके जैविक घटक है। और पारिस्थितिक तंत्र में इंसान भी शामिल होता है, आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या करते हैं भाई, जैविक घटक ये एक दूसरे के साथ विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं करते हैं।
ठीक है भाई। तो जैविक घटक क्या है, ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत सारी जैविक क्रिया करते हैं, जिसमें से एक एग्जांपल आप देख सकते हो खाद्य श्रृंखला का, जिसमें क्या होता है, ये एक जीव दूसरे को खा जाता है, दूसरा तीसरे को खा जाता है, जिससे एक श्रृंखला बन जाती है। तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये उत्पादन, उपभोग और अपघटन जैसी प्रक्रियाओं में शामिल होता है ना। उत्पादन जैसे कि जो ऑटोट्रॉप्स हैं, स्वपोषी यानी जो पौधे हैं, ग्रीन पौधे हैं, वो उत्पादन करते हैं, है ना। कंज्यूमर इसका उपभोग करते हैं। उसके बाद जो वो जीव मर जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, तो उसका अपघटन भी कौन करेंगे, बहुत सारे कीड़े वगैरह होते हैं वो कर देते हैं। तो उत्पादन, उपभोग और अपघटन जैसी प्रक्रियाएं भी जो जैविक घटक में शामिल होती हैं। समझ आ गया। अब अजैविक घटक की बात कर लूं तो ये निर्जीव प्राकृतिक तत्व है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश, तापमान, जल, मिट्टी, वायु, सब क्या है, ये अजैविक घटक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनके बिना जो है जैविक घटक जिंदा रह भी नहीं सकते हैं। तो जीवों की वृद्धि यानी ग्रोथ के लिए, है ना, उनके वितरण के लिए, उनकी जीवन प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है ही। अगर आपने चैप्टर की वीडियो देखी है ना, आपको पता होगा, मैंने बता रखा है। और किसी क्षेत्र की जलवायु हो गई, पर्यावरणीय परिस्थितियां हो गई, तो यही निर्धारित करती है ना। कहीं पे सूर्य का प्रकाश, तापमान जैसा रहेगा, उसकी जलवायु वहाँ की वैसी हो जाती है, वहाँ के पर्यावरण भी वैसा ही हो जाता है। समझ आ गया। आगे चले। उर्वरक बनाम खाद, यानी उर्वरक और खाद में क्या डिफरेंस है। तो उर्वरक आपको पता है, जैसे ये रासायनिक रूप से तैयार करे जाते हैं। क्या बोला मैंने, ये रासायनिक रूप से बनाए जाते हैं, केमिकली बनाए जाते हैं ये। जो खाद होती है वो गोबर से बनाई जाती है ना। तो रासायनिक रूप से तैयार किए गए पोषक तत्व हैं, इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब उच्च मात्रा में होते हैं, किसमें, इन उर्वरक में। इन उर्वरक में बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ये क्या है बेसिकली, ये ऐसे आप कह सकते हो तत्व हैं जो कि भाई पौधे की ग्रोथ बहुत जल्दी कर देते हैं। जो कि पौधे की ग्रोथ यानी वृद्धि, ठीक है, पौधे की ग्रोथ जो है, ग्रोथ बहुत जल्दी कर देते हैं। लेकिन इसके कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं भाई, ध्यान आपको रखना है। ठीक है, इसके दुष्परिणाम भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने भाई, दुष्परिणाम, परिणाम भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दुष्परिणाम तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको चाहिए बताना है खाद और इसमें डिफरेंस भी आपसे पूछा है ना। तो फसल की वृद्धि तेजी से बढ़ाते हैं, लेकिन अधिक प्रयोग से मिट्टी की गुणवत्ता घट जाती, जो कि इसका दुष्परिणाम है। तेजी से बढ़ाएंगे, ग्रोथ करेंगे तेजी से फसल की, लेकिन ज्यादा उपयोग करोगे तो भाई मिट्टी की जो गुणवत्ता है ना जमीन की, वो खत्म होती चली जाएगी, घट जाएगी। उदाहरण के लिए यूरिया हो गया, जो लोग यूज करते हैं, खेती में डालते हैं। डीएपी, डीएपी का मतलब क्या होता है, डी अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, डी अमोनियम फॉस्फेट, ध्यान रखना है। उसके बाद आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, एनपीके। सबको ध्यान रखना है, एनपीके की फुल फॉर्म भी आ सकती है और पूछ सकते हैं, मतलब तो ये यूरिया, डीएपी, एनपीके क्या है, ये उर्वरक के एग्जाम्पल है। जो ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रेंट देते हैं, ये न्यूट्रिशन देते हैं, किसको, फसल को। खाद की बात कर ले भाई, तो ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त जैविक पदार्थ होते हैं जो खाद के रूप में यूज करते हैं। इनमें पोषक तत्व कम मात्रा में होते हैं, लेकिन संतुलित और सुरक्षित रूप से होते हैं, है ना भाई। आप इसको बना लो, गोबर वगैरह से बन जाते हैं, कचरे से बन जाती है ना। तो इसको तुम यूज तो कर लोगे, है ना। इसमें पोषक तत्व कम मात्रा में होते हैं, बट होते जरूर हैं, जो कि प्लांट के लिए ठीक है और सुरक्षित भी है। इससे मिट्टी की गुणवत्ता जो है खराब भी नहीं होती है। मिट्टी की संरचना, उर्वरता और जल धारण क्षमता में सुधार करते हैं, ये ध्यान रखना। जो मिट्टी है उसकी जल धारण क्षमता क्या है, बदलती है, सुधार होता है उसमें। तो खाद की वजह से हो जाती है। उदाहरण के लिए गोबर खाद हो जाएगी, कंपोस्ट हो जाएगी, हरी खाद हो जाएगी। ये सब जो है खाद के एग्जाम्पल है। समझ आ रहा है भाई, ध्यान रखना है, दोनों में डिफरेंस ये हो जाएगा। तीसरा बात करते हैं स्थलमंडल बनाम जलमंडल में डिफरेंस की। तो स्थलमंडल क्या है, ये पृथ्वी की भारी परत है, ठोस वाली, जिसमें मिट्टी, चट्टाने, पर्वत शामिल आ जाती है ना। और ये महाद्वीप हो गए, स्थलीय भूभाग आकृतियों का निर्माण करता है ना। जो हमारा स्थलमंडल है, वो सारे महाद्वीप हो गए, जितने भी भू आकृतियां हैं, उसका निर्माण अपना कौन करता है, स्थलमंडल ही करता है। तो वनस्पति, खनिज, भूमि आधारित जितने भी संसाधन है, वो सब आपको क्या है, स्थलमंडल में देखने को मिलने वाले हैं। और जलमंडल की बात करूं तो पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रकार का जल, जलों का समूह, जैसे कि अपना समुद्र हो गया, नदियां हो गई, झीलें हो गई, तालाब हो गया, हिमनद हो गया, भूजल हो गया, सब के सब क्या है, ये जलमंडल में आ जाते हैं। पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा जो है वो जली है, यानी कि पृथ्वी का लगभग 71% सतह को ढक रखा है पानी ने। जलवायु हो गया, वर्षा चक्र हो गया और जलीय जीव हो गए, ये जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण
है ना भाई, जलवायु वर्षा चक्र हो गए। तो जितने भी जल वाले जीव हैं जो जल पानी में रहते हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान आपको रखना है। तो समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखना है। अब आगे अगले क्वेश्चन की बात हम करते हैं कि लैंडफिल क्या है। लैंडफिल क्या है, पर्यावरण और मनुष्यों पर लैंडफिल के प्रतिकूल प्रभावों पर चर्चा कीजिए। तो इस लैंडफिल के पर्यावरण पर और मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। उसके बाद कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग और इसके लाभों पर एक संक्षिप्त नोट भी लिखना है आपको। तो कितना क्वेश्चन पूछ लिया इसमें, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। कितने का है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, देख लो। लैंडफिल के आपसे पूछ ले, इसके प्रभाव पूछ ले इंसान और पर्यावरण पर। उसके बाद कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में आपसे पूछ लिया है, होता क्या है और उसके लाभ क्या है ये आपको बताना है। देख लेते हैं। तो लैंडफिल बेसिकली क्या है, आपने कचरे का ढेर देखा होगा, तो बोला मैंने कचरे का ढेर आपने देखा होगा कई बार, है ना। आप कहीं निकलते हो तो किसी एरिया में बहुत सारे कचरे का पहाड़ दिखता है, तो वो लैंडफिल है। वो क्या है, लैंडफिल। इसमें होता क्या है बेसिकली, जो अपना ठोस अपशिष्ट है ना, सॉलिड वेस्ट जो है, उसको इकट्ठा करके ये मिट्टी की परतों के नीचे दबाया जाता है। जो मिट्टी की परत है उसके नीचे दबाया जाता है, तो मिट्टी को खो देता है बहुत गहरा तक। उसके बाद जो है उसमें जो है क्या करेंगे, सारा जितना भी कचरा था उसको डाल देंगे, है ना। तो इससे बहुत बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं, लैंडफिल बन जाते हैं, जो कि बहुत बेकार है। तो ये क्या है, कचरे के जो कचरे को खत्म करना है ना, तो ये कचरे के निपटान की एक पारंपरिक तकनीक है, ये पारंपरिक पद्धति है जो बहुत पहले से चली आ रही है ना। और जिसमें क्या होता है कि नगर पालिका कचरा औद्योगिक कचरा हो जाता है अपना, और निर्माण अपशिष्ट जो होते हैं वो बड़े गड्ढों में भरकर ढक दिया जाता है। ठीक है, वो गड्ढा खोदा उसको भर दिया फिर, लेकिन फिर भी क्या वो ढक ये भरते भी नहीं है उस गड्ढे को, और वो पूरा पहाड़ी बन जाता है फिर वो। लेकिन लैंडफिल बता दिया मैंने, वो क्या है, ये गड्ढा खोदते हैं, मिट्टी की परत के नीचे उसको दबा देते हैं, फिर ढक देते हैं। ये बेकार है, इसके प्रभाव बहुत गंदे रहते हैं। जैसे कि लैंडफिल के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव, तो पहले पर्यावरण की बात करते हैं। तो मिट्टी जो है और भूजल जो है, मिट्टी समझ रहे हो जहाँ पर दफना रहे हैं, और भूजल यानी जो हम जमीन से निकालते हैं, तो उसको प्रदूषित करता है ये। तो कचरे से निकलने वाला जो लीचेट होता है ना, लीचेट क्या है, मतलब कि द्रव मिश्रण। तो कूड़ा पड़ा है, मैंने बोला कूड़ा पड़ा है ना, बारिश हो गई मान लो, तो बारिश का पानी कूड़े में चले गया, है ना, तो उस कचरे से पानी निकल निकल के क्या होता है, वो गड्ढों में भर जाता है, तो बहुत बेकार होता है ना। तो क्या करता है भाई, मिट्टी को और भूजल को प्रदूषित करता है ये। तो मिट्टी और भूजल प्रदूषण होगा इससे, वायु प्रदूषण फैलेगा, तो लैंडफिल से मिथेल हो गई, मीथेन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, है ना। और जितनी विषैली गैसें हैं जो कि बेकार होती है इंसानों के स्वास्थ्य के लिए, वो भाई निकलती हैं और वायु प्रदूषण करेंगी, और जो कि स्मोक और ग्रीन हाउस जो प्रभाव है उसको बढ़ाएंगी। उसके बाद जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो कचरा स्थलों के आसपास जितने भी पौधे हैं, जानवर रहते हैं, उनकी प्रजातियों पर नकारात्मक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद आगे बात करूँ भूमि का क्षरण, यानी भूमि की जो गुणवत्ता है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाती है, धीरे धीरे घटने लग जाती है। तो बड़ी मात्रा में जमीन या स्थायी रूप से कचरा स्थल में बदल जाती है। ठीक है, जो जमीन है वो कचरा स्थल में बदल जाती है, जिससे भूमि का उपयोग जो है वो क्षमता घट जाती है भाई, उस भूमि का उपयोग तुम कर ही नहीं पाओगे, है ना। समझ आ रहा है। अब इंसानों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं इसके, पर्यावरण पर देख लिए, अब इनके मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो भाई स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, तो निकली जो गैसें हैं उससे भाई सांस लेने वाले रोग, अस्थमा, एलर्जी, त्वचा रोग और सिर दर्द जैसी समस्या बढ़ जाती हैं। पीने का पानी दूषित हो सकता है भाई, तो लीचेट के कारण, लीचेट समझा दिया मैंने पीछे। तो इससे क्या कारण क्या होता है, दूषित पानी का सेवन गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। कुछ लोग क्या होता है, भूजल भूमि जल जो होते हैं ना वही यूज कर रहे होते हैं, तो वैसे प्रदूषित हो गया, वो लोग पियेंगे, तो सेवन करने से क्या होगा, आ, आपकी तबीयत खराब ही होएगी। तो पीने का पानी दूषित हो गया इससे। दुर्गंध और अस्वच्छता, तो गंध फैलना, मच्छर मक्खियाँ चूहे बढ़ जाते हैं उधर उधर, है ना, जिससे बीमारियां फैलती हैं। तो उसके पास बहुत सारे जीव भी आएंगे जो जो गंद में रहना पसंद करते हैं। उसके बाद स्थानीय समुदायों की जीवन गुणवत्ता में गिरावट आएगी, है ना, जितने भी स्थानीय समुदाय वहाँ पर, तो उनकी जीवन गुणवत्ता जो लाइफ स्टाइल है वो, तो उसमें कमी आएगी। तो लैंडफिल के पास रहने वाले जो भी लोग हैं उनकी पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक असुविधाओं का सामना वो उनको करना पड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है भैया, हो जाएगा ठीक है। अब आपसे कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग पूछा था, क्या बोला मैंने आपसे, कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग पूछा था। तो कंपोस्टिंग बेसिकली एक जैविक क्रिया है, जिसमें क्या होता है, रसोई का कचरा हो गया, पत्तियाँ घास हो गई, है ना, खाद्य अवशेष हो गए, जैसे आप मान लो आपने फल फ्रूट खाया उसको ऐसे ही फेंक दिया, है ना, वो खाद्य अवशेष बन गया वो। तो खाद्य अवशेष आदि को सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित करके पौष्टिक जैविक खाद बनाया जाता है ना। पीछे मैंने बात करा ना, कंपोस्ट जैविक खाद वही है वो, रसोई से निकलने वाला कचरा, है ना,
पत्तियां वगैरह को क्या है, उसको जैविक जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, वो क्या कर देते हैं, वो विघटित कर देते हैं, वो मिट्टी में मिल जाती है ना। तो उससे जो खाद बना ली हमने, इस जो खाद बनाओगे, अगर ये मिट्टी में मिल रहा है तो वैसी मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ जाएगी, लेकिन अगर तुम इसको खाद बनाना चाह रहे हो तो सही है, खेती तुम्हारी इससे अच्छी हो जाएगी। मतलब इतना आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना उर्वरक से मिलता है, बट ओके ओके बेनिफिट मिल जाएगा। कंपोस्टिंग के लाभ, मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है भाई, इससे बता चुका हूँ कैसे बढ़ती है। रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम होती है इससे, मतलब जो लोग हैं वो रासायनिक उर्वरता पे, जो रासायनिक उर्वरक हैं, है ना, फर्टिलाइजर्स हैं, उस पर जो है उनकी डिपेंडेंस कम हो जाती है, कचरे की मात्रा घटती है इससे। जो खाद बना ले रहे हैं ना हम, अगर खाद नहीं बनाते तो पड़ा रहता है कचरा ऐसे ही। मिट्टी की संरचना हो गई, जल धारण क्षमता बढ़ती है इससे, तो कंपोस्टिंग के लाभ है। अब वर्मी कंपोस्टिंग की बात करूं, तो वर्मी कंपोस्टिंग बेसिकली क्या है, केचुओं का उपयोग करके जैविक कचरे को टुटवा कर अत्यंत पौष्टिक वर्मी खाद तैयार करते हैं। तो केचुओं का उपयोग करके क्या करना है, बेसिकली जैविक कचरे को टुटवाना है, ब्रेक करना है छोटे छोटे चीजों में, ठीक है, और सिंपलर सब्सटेंस में उसको ब्रेक करना है। अब इसके लाभ क्या है, तो उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद उत्पन्न होती है, इससे पौधों की वृद्धि तेज होती है कंपैरेटिवली, जो जैविक खाद मैंने आपको पीछे बताई। कचरे का पर्यावरण अनुकूलन निपटान हो पाता है, यानी कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता ना, तो पर्यावरण अनुकूलन निपटान हो पाता है कचरे का। और मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है, जो मिट्टी, उसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा क्या हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। समझ आ गया आपको, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, परमाणु ऊर्जा संयंत्र और ताप विद्युत संयंत्र के बीच अंतर बताना है आपको। और परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपदा के खतरनाक प्रभाव पर प्रासंगिक केस स्टडी के साथ चर्चा कीजिए। तो क्वेश्चन ध्यान से समझो, पहले आपसे जो डिफरेंस पूछा है परमाणु ऊर्जा संयंत्र में और ताप विद्युत संयंत्र के बीच में, उसके बाद आपसे पूछा है कि जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, अगर कोई आपदा हो जाती है तो उसके खतरनाक प्रभाव क्या हो सकते हैं। और आपको कोई केस स्टडी भी बतानी है जिसमें जो है आपने, जिसमें परमाणु ऊर्जा संयंत्र से नुकसान पहुंचा है, ठीक है, ध्यान रखना है। देखो, अगर मैं बात करूं परमाणु ऊर्जा संयंत्र की, तो इसमें क्या होता है, एनर्जी बनाई जाती है, विद्युत का उत्पादन करा जाता है, जिसके लिए जो ऊर्जा है, जिसके लिए जो ऊर्जा है वो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया से प्राप्त की जाती है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन बेसिकली क्या है, ये एक प्रक्रिया होता है जिसमें जो नाभिक होता है, किसका नाभिक, जैसे अपना यूरेनियम हो गया, है ना, प्लूटोनियम हो गया, ये कुछ तत्व है, ये कुछ तत्व है जिससे जो है बेसिकली ऊर्जा प्राप्त करी जाती है, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करी जाती है। तो जैसे यूरेनियम हो गया, अपना प्लूटोनियम हो गया, है ना, इनका बेसिकली क्या करता है, इनके नाभिक को तोड़ा जाता है, इनके नाभिक को क्या होता है, दो या दो से ज्यादा टुकड़ों में तोड़ा जाता है। तोड़ दिया भाई, तो जो इनका नाभिक है, नाभिक मतलब न्यूक्लियस, जो एक हर तत्व के अंदर आपको देखने को मिलता है ना, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, ये आपको पता होगा, अपना अगर पढ़ी क्लास है छोटी तो ढंग से। तो इन जो इनका नाभिक होता है, नाभिक को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं ये, जिससे क्या होता है, ऊर्जा निकलती है। तो इसमें बता दिए कौन से यूज होते हैं, है ना। तो नाभिक की क्रिया क्या है, ये नाभिक की प्रतिक्रिया है, तो नाभिक की प्रतिक्रिया से उत्पन्न जो ऊष्मा है, तो इसके द्वारा जो ऊष्मा बनती है उसको क्या है, पानी को भाप में बदला जाता है ना। तो इससे जो ऊर्जा निकली वो पानी को भाप बनाएगी, पानी को भाप बनाने के बाद जो भाप बनी वो टरबाइन को घुमा देगी। टरबाइन एक, आप कह सकते हो, रोटेशन करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि एनर्जी एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, जो ऊर्जा निकली है। तो ऊष्मा द्वारा जो पानी को भाप बनाया जा रहा है, वो फिर टरबाइन घुमाया जाता है उसी भाप से, जिससे बिजली का उत्पादन होता है, और जिसको जहाँ पे यूज करना है वो कर लेते हैं। और ताप विद्युत संयंत्र की बात करूँ भाई, डिफरेंस पूछा था हमसे, लेकिन पहले मतलब तो जान लो होता है क्या है ये। और ताप विद्युत संयंत्र में जो है विद्युत उत्पादन के लिए कोयला, तेल या प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों को जलाया जाता है। समझ रहे हो भाई मैं क्या कह रहा हूँ। तो कोयला हो गया, तेल हो गया, प्राकृतिक गैस जैसे ईंधन हो गए, इनको जलाया जाता है एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं ताप विद्युत संयंत्र, ठीक है। आगे देखो, तो इसमें क्या, ध्यान से उत्पन्न जो ऊष्मा होती है, मतलब इसको जलाने के बाद जो ऊष्मा उत्पन्न हुई है उससे फिर जो है भाप बनेगी, फिर वही सेम चीज टरबाइन को चलाकर जो है ऊष्मा बनाई जाती है, यानी विद्युत उत्पन्न करी जाती है।
मुख्य अंतर की बात कर लूं, ध्यान से सुनना भाई। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र में क्या होता है ना, बहुत कम मात्रा के ईंधन से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यानी कि जो हमने यूरेनियम लिया, प्लूटोनियम जो हम ले रहे हैं, दोनों में से कुछ भी एक ले रहे हैं, तो हमने बहुत कम यूज करा लेकिन हमें ज्यादा एनर्जी मिली, है ना। यानी कम ईंधन लगा के ज्यादा एनर्जी मिल रही है। जबकि ताप विद्युत संयंत्र में क्या होता है, अधिक मात्रा में ईंधन की आवश्यकता होती है। ठीक है। और परमाणु संयंत्र के संचालन के दौरान वायु प्रदूषण अपेक्षाकृत कम होता है। तो परमाणु संयंत्र के संचालन से, अगर हम परमाणु संयंत्र का संचालन कर रहे हैं तो उसके दौरान हमारा जो वायु प्रदूषण है वो अपेक्षाकृत कम होगा। लेकिन वही बात हम करते हैं, ठीक है, यानी कि अपना जो परमाणु संयंत्र से भी अपना वायु प्रदूषण तो कम हो रहा है, लेकिन इससे जो रेडियोधर्मी अपशिष्ट है ना, जो रेडियोधर्मी मतलब कि जो हीट जनरेट करते हैं, है ना, तो यूरेनियम रेडियोधर्मी तत्व ही है। तो रेडियोधर्मी अपशिष्ट अत्यंत खतरनाक होते हैं अगर ये वातावरण में फैल जाते हैं तो। अब आगे देखो, ताप विद्युत संयंत्र से की बात करूँ तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, अन्य प्रदूषक गैसें निकलती हैं जिससे वायु प्रदूषण फैलता है और वैश्विक तापमान भी बढ़ता है, यानी कि जो एवरेज टेम्परेचर था वो बढ़ जाता है। परमाणु संयंत्रों की स्थापना, रखरखाव और सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत क्या होती है, जटिल होती है और महंगी भी होती है। अगर हम परमाणु संयंत्रों की स्थापना करना चाहते हैं, रखरखाव करना चाहते हैं तो। लेकिन ताप विद्युत संयंत्र जो है अपेक्षाकृत सरल होता है और सस्ता भी होता है। समझ आ गया। अब यहाँ पर जो है, ये तो मुख्य अंतर की बात कर ली, प्रभाव की बात भी करनी है भाई हमको। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र में मान लो हमें बस दोनों का प्रभाव नहीं पूछा हमसे केवल परमाणु ऊर्जा संयंत्र के प्रभाव पूछे। अगर कोई आपदा आ जाती है इससे रिलेटेड तो क्या प्रभाव उसके रहेंगे। तो मान लो परमाणु ऊर्जा संयंत्र में कोई तकनीकी खराबी आ जाती है ना, या कोई इंसान से कोई गलती हो गई है, या प्राकृतिक आपदा के कारण क्या होगा, दुर्घटना हो जाती है, तो जितने भी रेडियोधर्मी पदार्थ है ना इसमें, वो वातावरण में फैल जाते हैं। उसके बहुत सारे प्रभाव हमको देखने को मिलते हैं और दीर्घकालिक प्रभाव जो लंबे समय तक टिकते हैं। जैसे कि मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, तो इससे जो रेडियोधर्मी विकिरण फैलती है ना, किसी गलती की वजह से, तो उससे कैंसर हो गया, अनुवांशिक विकार हो सकता है, पैरालाइज जिसको हम कहते हैं पैरालाइज हो जाना, है ना, जन्म दोष हो सकता है और अन्य गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे कि आपने देखा था ना, जैसे कि जापान में जो है हिरोशिमा नागासाकी में जो परमाणु जलाया था ना, परमाणु बम फोड़ा था, मतलब आपको पता है। तो वहां पर कितने टाइम तक लोग पैरालाइज रहे थे, क्योंकि उसका इफेक्ट अभी तक रहा, वो दीर्घकालिक प्रभाव रहा। तो क्योंकि परमाणु वगैरह में यूरेनियम जैसे तत्व यूज होते हैं जो कि बेकार है, ध्यान रखना है। पर्यावरण प्रदूषण की बात करूं तो मिट्टी, जल और वायु लंबे समय तक प्रदूषित रहते हैं, इसलिए जिससे कृषि, जल स्रोत और पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण भी होता है। किस वजह से अगर ये वातावरण में फैल जाते हैं तो जैव विविधता, यानी कि यहाँ पर जो जीवों की डाइवर्सिटी है वो भी, उसको भी हानि पहुंचेगी, सीधी सी बात है। जो रेडिएशन होगी उसके कारण पौधे होंगे, जानवर होंगे, उनमें विकृति आ जाएंगी, है ना, वो मुरझा जाएंगे, मृत्यु दर बढ़ जाएगी इनमें, और विस्थापन और आर्थिक नुकसान भी होगा। तो जहाँ पर भी आपको ये आपदा देखने को मिली है ना, परमाणु ऊर्जा संयंत्र की, तो वहां से जो लोग, वहां पे जहाँ पर भी हुई है वहां से लोगों को अपना घर खाली करना पड़ सकता है, जगह खाली करनी पड़ सकती है, जिससे लोगों की जो आजीविका है, जहाँ पर वो काम करते थे, वो नष्ट हो सकती है, जिससे उनको क्या होगा, आर्थिक नुकसान देखने को मिलेगा। समझ आ गया। अब यहाँ पर एक केस स्टडी की बात कर लेते हैं, आपसे पूछा था। तो देखो भाई, तो यहाँ पर हम केस स्टडी की बात कर लेते हैं, चेरनोबिल दुर्घटना जो कि यूक्रेन से जुड़ी हुई है 1986 में, जो कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र से रिलेटेड ही है। हुआ क्या था, तो चेरनोबिल दुर्घटना है, इसमें चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में रिएक्टर विस्फोट के कारण बड़ी मात्रा में रेडियोधर्मी पदार्थ वातावरण में फैल गए थे। ठीक है। और इस दुर्घटना के परिणाम स्वरूप क्या हजारों लोग जो है प्रभावित हुए, कैंसर के मामले में बहुत तेजी से वृद्धि हुई और एक बड़ा क्षेत्र लंबे समय तक रहने योग्य नहीं रहा उस जगह पर। तो ये केस स्टडी भी थी। तो यहाँ पर तो आपके वीडियो समाप्त होते हैं, आपको समझ आया होगा, मैंने पूरी कोशिश करी आपको एक एक चीज समझाऊं। ठीक है। फिर भी कुछ डाउट रहता है कमेंट में पूछ सकते हो, या आप हमसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, यूजर नेम आपके सामने है, कुछ पर्सनल क्वेरी पूछ सकते हो। बाकी वीडियो पसंद है तो क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।